बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक। हमारा कोर्स है बिज़नेस कम्युनिकेशन का, और इससे पहले जो पिछली दो वीडियोज़ हैं उसमें पहले हमने ये डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन क्या होती है, और फिर उसके बाद इससे पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जब आपने कोई बिज़नेस मैसेज लिखना हो तो उसकी प्लानिंग किस तरह से करते हैं। अब प्लानिंग के बाद हम क्या करेंगे कि जब आप प्लान कर चुके हैं तो एक्चुअली आपने उसको ड्राफ्ट कैसे करना है। ड्राफ्ट मतलब उसे लिखना कैसे है बिजनेस मैसेज को। तो और उसके लिए जो आइडियाज़ हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज करने हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज़्यादातर इसके बारे में बेसिक बातें, और फिर सेंटेंसेस के हवाले से। और जो अगली वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि जो पैराग्राफ्स हैं उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो इससे पहले कि हम इस पर आएँ, एक दफ़ा फिर से याद कर लेते हैं कि राइटिंग का जो प्रोसेस है वो उसका एक 3x3 प्रोसेस है, जिसमें एक स्टेज प्री राइटिंग की होती है, और फिर उसमें 3 चीज़ें आपने देखनी होती हैं। अब हम दूसरी स्टेज पर, ये ड्राफ्टिंग वाली है, इसमें हमने 3 चीज़ें कौन सी डिस्कस करनी है कि रिसर्च द बैकग्राउंड, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। और तीसरी चीज़ ये कि ड्राफ्ट फर्स्ट वर्जन के जो भी आप लिखने लगे हैं उसका पहला आप ड्राफ्ट, उसकी पहली जो सूरत है वो आप लिखें, और देखें कि वो किस तरह से लिखी जाती है। ठीक है जी। तो जैसे ही आपने कुछ लिखना हो तो उसके लिए आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी। वो रिसर्च या इनफॉर्मल हो सकती है या फॉर्मल हो सकती है। एक दफ़ा दोबारा से देख लें, ड्राफ्टिंग में पहले आपने रिसर्च बैकग्राउंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करनी है। तो जो फॉर्मल रिसर्च हो सकती है या इनफॉर्मल रिसर्च हो सकती है। इनफॉर्मल रिसर्च क्या होती है और फॉर्मल क्या होती है ये हम अभी देखते हैं। पहले हम इनफॉर्मली देखते हैं, यानी जिसमें आप कोई बहुत ज़्यादा एकेडमिक तरीके के बजाय वैसे ही कुछ मालूमात हासिल कर सकते हैं, उसे हम इनफॉर्मल रिसर्च मेथड, इनफॉर्मल रिसर्च कहते हैं। एक मिसाल से समझ लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि आपको जब आप कंपनीज में काम कर रहे होते हैं तो आम तौर पर आपको एक EOBI, एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट नाम का एक इदारा है, या एक सोशल सिक्योरिटी का इदारा होता है। फ़र्ज़ कर लें उनकी तरफ से आपको एक लेटर आता है कि आपके पास इतने एम्प्लॉइज़ हैं, जबकि आपने पिछले कई सालों से उनकी जो कंट्रीब्यूशन आपने जमा करवानी थी, जितने पैसे आपने देने थे उनकी इंश्योरेंस के लिए, वो आपने नहीं दिए। ये आपको लेटर आ जाता है। अब आपने इसका जवाब लिखना है। तो जवाब लिखने से पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। वो आप किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं? सर्च कंपनी डिजिटल और अदर फाइल्स। अगर आपके पास रिकॉर्ड डिजिटल में फॉर्म में होता है तो उसमें सर्च कर लें, या दूसरी फाइल। आमतौर पर ये होता है कि कंपनीज में फाइल्स बनी हुई होती है कि मिसाल के तौर पर हमारी जितनी भी कोरेस्पॉन्डेंस हुई है EOBI के साथ, उसमें जो लेटर उनकी तरफ से आता है, जो हमारी तरफ से आता है, वो उस फाइल के अंदर हम लगा देते हैं। अच्छा, इसी तरह से आपका जो पेरोल का डिपार्टमेंट होगा, वो जितनी हर महीने कंट्रीब्यूशंस एम्प्लॉय की सैलरी में से काटता है और आगे जमा करवाता है, उसकी भी जो रसीदें होती हैं वो भी उन्हीं ने किसी फाइल में रखी होंगी। तो आप सबसे पहले तो अपनी फाइलें खोल कर देखेंगे कि क्या ये कंट्रीब्यूशन हुई है या नहीं हुई। अच्छा, अगर फर्ज कर लें आपको पता है, चल गया है कि तो कंट्रीब्यूशन हुई हुई है, तो फिर तो आप सीधा सा जवाब लिख देंगे कि भाई हुई है, और ये देख लो ये उसकी रसीदें। अगर ये नहीं है तो फिर हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ इनकी तरफ से आया है कि इनकी कंट्रीब्यूशन देनी थी, लेकिन वो आपको लगी हुई नज़र नहीं आई, तो अब आपको बाकी तरीकों से भी कुछ करना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप टॉक टू द बॉस, आपका जो बॉस है उससे बात करें कि ये इस तरह का एक लेटर आया है और हमने इसका जवाब देना है, इसकी क्या एक्चुअल सिचुएशन है। तो हो सकता है बॉस आपसे ज़्यादा जानता हो, और वो
आपको बता दे कि ये क्या सूरत हाल है और इसमें आपको क्या करना है। अच्छा, तीसरा तरीका, इंटरव्यू द टारगेट ऑडियंस। एक ये भी तरीका हो सकता है कि जिनकी तरफ से, जिस शख्स की तरफ से लेटर आया है, आप उसे कॉल कर लें, उसे कहें जी कि आपकी तरफ से ये लेटर आया है, आप बताएं ये क्या मामला है, मुझे थोड़ा सा समझाएं। तो वो आपको बता देगा यूं यूं आपकी कंट्रीब्यूशन बनती थी। आप पूछेंगे अच्छा इन एम्प्लॉइज़ की भी कंट्रीब्यूशन देनी होती है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, वगैरह वगैरह जो भी है, तो आप उससे सारी चीज़ पूछ सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है। और एक इनफॉर्मल सर्वे कर सकते हैं। इनफॉर्मल सर्वे यानी आप कंपनी एक्स में हैं, फ़र्ज़ कर लें, आप कंपनी वाई, कंपनी जेड के जो HR के लोग हैं उन्हें कॉल करके पूछें कि अच्छा मैं इस तरह का कोई लेटर आया, आप बताएं आप इस मामले में क्या करते हैं। दूसरा भी आपको बता देगा, तीसरा भी बता देगा। वो कहेंगे नहीं इस पे ये रूल अप्लाई नहीं होता, यूँ होता है, हमें तो लेटर आया था तो हमने यूँ किया था, वगैरह वगैरह। तो ये 4 तरीके हैं जिनसे आप इनफॉर्मली रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, रिसर्च करने से आपके पास आइडियाज़ आ जाएंगे। ओके, उसके बाद सवाल होगा कि हम उनको प्रेजेंट कैसे करेंगे। लेकिन ये हमने बात की है पहले इनफॉर्मल रिसर्च की। फॉर्मल रिसर्च मेथड जो क्या होते हैं, जो ज़्यादा एकेडमिक किस्म के होते हैं। मिसाल के तौर पर आपको को कहा जाता है कि एक रिपोर्ट लिख कर जमा करवाएं कि जो हमारे कंपनी में जो सेफ्टी के मामलात हैं वो किस तरह से चल रहे हैं और उनको कैसे करना चाहिए। फ़र्ज़ कर लें आपसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये रिपोर्ट मांगी है, आपके जो डायरेक्टर्स का बोर्ड है उसने ये रिपोर्ट मांगी है, तो अब आप क्या क्या कर सकते हैं। आप उनको कायल करने के लिए, या वो आप कहते हैं कि जी एक रिपोर्ट कराएं, कैसे मामला चल रहे हैं, हमें ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसकी कोई सर्टिफिकेशन लेनी चाहिए, तो आप इस पर एक रिपोर्ट बना के दें। तो एक तरीका ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली सर्च करते हैं, यानी जो एकेडमिक पेपर्स होते हैं, जो चीज़ें लिखी, स्कॉलरली लिटरेचर होता है, वो आमतौर पर एकेडमिक डेटाबेसेस में होता है। और आप किसी लाइब्रेरी की जो एकेडमिक जो ऐसे डेटाबेसेस की आपके पास एक्सेस हो, तो आप वहाँ जाके सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यूनिवर्सिटी में अपनी अभी हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे पेपर्स, रिपोर्ट्स, बुक्स आपको इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल होते हैं, जो डेटाबेसेस, एजुकेशनल डेटाबेसेस हैं उनके ज़रिए से। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सर्च मैनुअली आप किसी लाइब्रेरी में चले जाएं, वहाँ पे जाके चीज़ें देखें, कोई किताब लिखी हुई है कि सेफ्टी पे, फ़र्ज़ कर लें उसकी सर्टिफिकेशन पे, उसे देख लें। तीसरा ये होता है कि प्राइमरी सोर्सेज को इन्वेस्टिगेट करें, जहाँ से भी ये चीज़ें आती हैं, जहाँ से लाज हैं जो पाकिस्तान में, फ़र्ज़ कर लें सेफ्टी के, तो आप लेबर डिपार्टमेंट से पूछ लें, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन जहाँ से ओरिजिनेट होती है वहाँ से पता कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको मिसाल के तौर पर कोई प्रोडक्ट किसी की इंफॉर्मेशन देनी है, तो उसके बारे में कुछ लिखना है, तो ये जो हम मिसाल अभी ले रहे थे उस पर आप शायद कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई और मामला, मिसाल के तौर पर अगर आपने लिखना है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है और आपने कस्टमर के लिए लिखना है, आपने कोई उसके लिए प्रमोशनल मटेरियल लिखना है, तो फिर आपको पहले एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। अच्छा इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उस पर कुछ ये टेस्ट किए हमने, तो इसका ये रिज़ल्ट आया, तो आपको पहले एक्सपेरिमेंट्स भी करने पड़ सकते हैं। तो लिखने के लिए हमने कहा कि आपको पहले जो कुछ आप लिखेंगे, लिखने से पहले आपके पास मालूमात तो होनी चाहिए ना। तो मालूमात कहाँ से आएंगी आपके पास? रिसर्च से। वो हमने कहा कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि क्या आपको लिखने की रिक्वायरमेंट है, आप 2 तरह की रिसर्च कर सकते हैं, या इनफॉर्मल रिसर्च कर सकते हैं या फॉर्मल रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, जब आप बिजनेस सेटिंग में होंगे तो आमतौर पर आपको ज़्यादातर इनफॉर्मल रिसर्च की ही ज़रूरत पड़ेगी और आप उसी से अपना आपका मकसद पूरा हो जाएगा। समटाइम्स आपको ज़्यादा फॉर्मल रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी।
अच्छा, अब आपने जब रिसर्च कर ली, आपके पास आइडियाज आ गए, अब ये है कि आपने इससे पहले कि लिखना है, आप कोई उन आइडियाज़ को, जितनी 10 चीज़ें आपके जहन में आई हैं, 15 चीज़ें, 20 चीज़ें, उनको ग्रुप करें, उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें। पहले कोई आउटलाइन बनाएं, लिस्ट बनाएं आइटम्स की, कि हमने किस किस तरह से किन किन पॉइंट्स को एड्रेस करना है। मिसाल के तौर पर दोबारा से वही वाली मिसाल लें कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा है कि जो सेफ्टी है कंपनी में, जो सेफ्टी के मामलात हैं, उस पर एक रिपोर्ट दें, और दूसरा ये बताएं कि इसमें हमें क्या कोई सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ऐसी कोई आप रिपोर्ट लिखकर सबमिट करवाएं। तो आपने देखा कि कौन से स्टैंडर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास सेफ्टी के लिए ISO 45001 है, आपने वो पढ़ा, आपने जाके कोई फॉर्मल रिसर्च की, देखा कि कौन कौन कंपनियां इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करती हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। आपने कोई इनफॉर्मल रिसर्च की, दूसरी कंपनीज से पूछा, जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, उनसे पूछा। अब आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि आपको पता चल चुका है कि ये क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, इसको आपकी कंपनी को ये किस तरह करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो अब वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड होगी, तो आपने पहले लिखने से पहले उसे ऑर्गेनाइज करना है। आपने ये देखना होता है कि हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रेजेंट कर रहे हैं, और हमने उन्हें फ़र्ज़ के लिए कायल करना है कि हमें जो सेफ्टी की सर्टिफिकेशन है उसकी तरफ जाना चाहिए। तो आप सोचेंगे कि किस तरह बेस्ट ये जितने आइडियाज़ या जितनी मालूमात आई है, ये बेस्ट किस तरीके से प्रेजेंट की जाए कि वो कन्विंस हो जाए। तो उसके लिए आप आइडियाज़ की ग्रुपिंग करते हैं। अच्छा, मसलन आपने 10 चीज़ें पढ़ी हैं, तो आप कहते हैं अच्छा ये चीज़ें इसके फ़ायदे हैं, ये इसके नुकसानात हैं, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन के मतलब होती हैं कि इम्प्लीमेंट करने में क्या इश्यूज़ आते हैं, ये जो है वो प्लानिंग से मतलब चीज़ें हैं कि आपको जब इम्प्लीमेंट करने लगें तो यूं यूं करना चाहिए। तो आप उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, और फिर डिफरेंट चीज़ों की लिस्टें बना लेते हैं, या आउटलाइन लिस्टें बनाने शुरू कर देते हैं। अच्छा, फ़ायदे, मिसाल के तौर पर फ़ायदों के लिए आपने बुलेट पॉइंट्स में लिस्ट बना ली कि इसका एक फ़ायदा ये है, दूसरा फ़ायदा ये है, तीसरा फ़ायदा ये है, और फिर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आमतौर पर सबसे बेस्ट ये होता है कि पहले एक आउटलाइन बना लें। आउटलाइन यूँ समझ लें कि एक बुनियादी ढांचा या नक्शा है, जिस तरह से आपकी जो रिटर्न मटेरियल होगा उसमें इंफॉर्मेशन, उसमें चीज़ें किस तरतीब से और कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। मिसाल के तौर पर हाँ, तो उसके लिए आउटलाइन जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। तो आउटलाइन बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप मेन टॉपिक को टाइटल में लिखें, डिवाइड मेन टॉपिक इनटू 3-5 मेजर कंपोनेंट्स, उस मेन टॉपिक के 2-3 मेजर कंपोनेंट्स बनाएं। हर कंपोनेंट को आप सब पॉइंट्स में मज़ीद ब्रेक डाउन करें, और डिटेल्स, इलस्ट्रेशन, एविडेंस सब पॉइंट्स में यूज़ करें। मिसाल के तौर पर इसे देख लें, आउटलाइन का एक जनरल सा फॉर्मेट ये होता है। मेजर आइडिया और पर्पस यहाँ टाइटल में लिखें। फर्स्ट मेजर कंपोनेंट, फर्स्ट सब पॉइंट, उसके लिए डिटेल, इलस्ट्रेशन, एविडेंस, सेकंड सब पॉइंट, सेकंड मेजर कंपोनेंट। अच्छा, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप हम दोबारा वहाँ से लेते हैं, वही वाली मिसाल आपकी सेफ्टी वाली लेते हैं। मेजर आइडिया और पर्पस आप यहाँ पे लिख देंगे जी के सेफ्टी सिस्टम इन आ कंपनी, ठीक है जी। फर्स्ट मेजर कंपोनेंट आपका क्या है कि इस वक्त करंटली हमारी क्या सिचुएशन है। दूसरा ये है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, तो इसमें एक फर्स्ट सब पॉइंट मिसाल के तौर पर ये हो सकता है कि फर्स्ट मेजर पॉइंट क्या था कि हमारी कंपनी की सिचुएशन क्या है। तो आप लिखते हैं कि हमारी कंपनी, या आप लिखें कि जी करंट सिचुएशन ऑफ कंपनी, उसके नीचे डिटेल्स, इलस्ट्रेशंस वगैरह आप यहाँ पे लिखें कि यहाँ पे हमने एक टेबल डालना है स्टेटिस्टिक्स का कि पिछले 2 साल में हमारे यहाँ कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, एक टेबल हमने डालना है। दूसरा डिटेल इलस्ट्रेशन कि उसकी वजह से कितना फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, कितने लोगों की
जान गई है वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड मेजर पॉइंट आपका ये है कि आपको ये अब क्या करना चाहिए। तो आप यहाँ पे सेकंड मेजर पॉइंट मिसाल के तौर पर लिखते हैं कि सेफ्टी सिस्टम। उसमें फर्स्ट सब पॉइंट आप लिखें जी कि अवेलेबल जो सेफ्टी सिस्टम्स हैं वो कौन कौन से आपके हैं जी। अच्छा, एक ये स्टैंडर्ड है, एक ये स्टैंडर्ड है, एक ये है। इसमें आप सब पॉइंट आपका ये फर्स्ट आएगा। दूसरा सब पॉइंट आपकी फर्ज कर लें रिकमेंडेशन हो सकती है कि जी हमारे ख्याल में हमने इन सब को स्टडी किया है तो हमारे ख्याल में हमें ISO 45001 की सर्टिफिकेशन लेनी चाहिए, उसके फ़ायदे ये हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप आउटलाइन में यानी उसके इशारे लिखेंगे। आप ये लिखेंगे आउटलाइन में कि हमने जब अपनी रिपोर्ट लिखनी है तो उसमें पहले ये चीज़ लिखनी है, फिर ये लिखनी है, फिर ये लिखनी है। यानी आप एक्चुअली लिखते नहीं हैं, आप उसके सिर्फ इशारे लिखते हैं, आप उसके डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि आपने जो लिखना है उसमें क्या 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 होगा। इस आउटलाइन को देखकर फिर आप अपना एक्चुअली पूरे के पूरी रिपोर्ट लिखेंगे तो वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड होगी। इसका फ़ायदा क्या है कि इसको देखते ही आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये जो मैसेज में अब लिखने लगा हूँ, ये जो रिपोर्ट लिखने लगा हूँ या लिखने लगी हूँ, ये क्या सही ऑर्गेनाइज लग रही है, क्या इसमें आइडियाज़ इसी तरतीब से आने चाहिए, क्या ये इफ़ेक्टिव होगा, पढ़ने वाले पर इसका असर होगा डिज़ायर्ड। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप ये आउटलाइन देखकर ही मालूम कर सकते हैं, ठीक है। और इस आउटलाइन में आपको लगे कि नहीं ये आइडिया पहले नहीं, ये बाद में आना चाहिए, तो आप उसे ऊपर नीचे कर लें और फिर उसके मुताबिक आप अपनी पूरा मैसेज लिखें। ओके, अब ये है कि जब आपने आउटलाइन भी बना ली तो आउटलाइन के बाद आपने उसको एक्चुअली लिखना है। लिखते हुए आमतौर पर जो सेंटेंसेस आप लिख रहे होते हैं उसमें 3 किस्म की गलतियां होती हैं जो आपने नहीं करनी, इसको समझ लें। सबसे पहली गलती जो है और उसका इलाज या उससे बचना है जिससे, वो ये है आपने कि अवॉइड फ्रेगमेंट्स ब्रोकन ऑफ पार्ट्स। मिसाल देखें यहाँ पे, ईमेल सीम्स बोरिंग फुल स्टॉप, फिर व्हेन कंपेयर टू ट्विटर, फिर फुल स्टॉप। असल में ये कहा क्या जा रहा है कि ट्विटर के मुकाबले में ईमेल तो एक बोरिंग सी चीज़ लगती है। अब ये एक ही बात है, ये दरमियान में से अननेसेसरीली ये सेंटेंस को तोड़ा गया है और ये ठीक नहीं लग रहा है। इससे बात जो है बंदा सोचेगा अच्छा यहाँ पे सेंटेंस पूरा हो गया, पता चलेगा अच्छा इससे पीछे जोड़ना चाहिए। तो इसको आपको यूं लिखना चाहिए, ईमेल सीम्स बोरिंग व्हेन कंपेयर टू ट्विटर। ये देखें एक ही सेंटेंस में बात हो गई है। तो जो बात एक सेंटेंस में होनी है उसको आप अननेसेसरीली पार्ट्स में नहीं तोड़ेंगे। दूसरी चीज, रन ऑन्स नहीं करने, यानी जो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं उनको आपने बिला वजह जोड़ना नहीं है। ये देखें, ही इज एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, ही पोस्ट्स अपडेट कॉन्स्टेंटली। अच्छा, ही इज एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, ये एक बात थी। इसके बाद यानी ये इसके बाद कोई ना कोई वक्फा किसी किस्म की चीज़ आनी चाहिए थी, वो नहीं आई यहाँ पे। तो जब आप इसकी रिवीजन करेंगे तो आप इसे यूं लिख सकेंगे, ही इज एडिक्टेड टू सोशल मीडिया कॉमा एंड ही पोस्ट अपडेट कॉन्स्टेंटली, कि उसे तो सोशल मीडिया की एडिक्शन है और वो हर वक्त जो है अपडेट करता रहता है। तो यहाँ पे अब आपने क्या किया कि यहाँ जहाँ पे बीच में ना कोई पंक्चुएशन मार्क था और ना ही कोई कंजंक्शन था, यानी 2 क्लॉज होती है सेंटेंस का एक हिस्सा, तो 2 क्लॉजेस को दरमियान में जोड़ने वाला जो वर्ड होता है वो कंजंक्शन होता है। तो यहाँ पे एंड का कंजंक्शन लगा दिया गया है। दूसरी रिवीजन आप इस तरह से कर सकते हैं, ही इज एडिक्टेड टू सोशल मीडिया सेमीकोलन, ही पोस्ट अपडेट कॉन्स्टेंटली। ठीक है, तो ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, पढ़ने में भी आसान होगा और पढ़कर इसे बात समझ में फौरन आएगी। ठीक है, तीसरी, कामा स्प्लाइसेस जो हैं वो नहीं करनी आपने, यानी विदाउट प्रॉपर पंक्चुएशन आपने जोड़नी नहीं है क्लॉजेस को। मिसाल के तौर पर ये देखें,
ही प्रीफर्स अ टेबलेट, कॉमा, शी प्रीफर्स हर लैपटॉप। ओके, इसकी एक रिवीजन ये हो सकती है कि ही प्रीफर्स अ टेबलेट, ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन, हाउएवर शी प्रीफर्स हर लैपटॉप। अब ये यहाँ पे ये कॉमा नहीं था बनता, ये यहाँ पे ये लगना चाहिए था। दूसरा ये है कि ही प्रीफर्स अ टेबलेट बट शी प्रीफर्स हर लैपटॉप। अच्छा, अब यहाँ पे क्या किया गया है कि इसके कॉमा के बाद बट का लगा दिया गया है, इससे सेंटेंस में फ्लो पैदा हो गया है। इसी तरह यहाँ भी जो दूसरी ये वाला था, इसमें भी आपका क्या हो गया है जी, इसमें सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो ये काम आपने नहीं करना होता, ठीक है। इसमें से ख़ास तौर पर जो पहले ये शायद आपको बहुत आसानी से समझ में ना आ रहा, लेकिन पिछली जो दो मिस्टेक्स हैं वो तो आपको कतन नहीं करनी चाहिए। फाइन। अच्छा, उसके बाद जब आप सेंटेंसेस, दूसरी बात हमें ये समझनी चाहिए, एक तो ये है कि ये सेंटेंसेस में कुछ गलतियां हैं, ये नहीं करनी, एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आपने जब लिखते हुए सेंटेंसेस को छोटे से छोटा रखने की कोशिश करनी है। मसलन ये रिसर्च बताती है कि जो 8 वर्ड का सेंटेंस होता है, कॉम्प्रिहेंशन रेट उसे 100% लोग, हर पढ़ने वाला उसे समझ लेता है। 15 वर्ड का हो जाए तो 90% लोग समझते हैं और 10% को वो समझने में मुश्किल आती है, वो ठीक से नहीं पहचान पाते उसे, समझ सकते। 19 वर्ड्स तक पहुंच जाए तो 80% लोग समझते हैं और 20% नहीं समझ पाते। 28 वर्ड्स तक पहुंच जाए तो सिर्फ 50% लोग उसको समझते हैं। तो आप अपने सेंटेंसेस को जितने शॉर्ट हो सके उतना रखने की कोशिश करनी है, यानी आइडियली आपने 8 वर्ड्स तक उसको रखने की कोशिश करनी। अब सारे नहीं लिखे जा सकते, लेकिन जहां तक मुमकिन हो आप छोटे छोटे क्रिस्प वाजे सेंटेंसेस में बात को लिखने की कोशिश करें। ओके। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है कि जब आप लिख रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों को आप एम्फसाइज करना चाहते हैं, यानी उन पर जोर देना चाहते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट बात है। उसके लिए आपको चाहिए, एक तरीका ये है कि उसके लिए स्पेसिफिक विविड वर्ड्स यूज करें। मिसाल के तौर पर आप अगर किसी चीज पर जोर देना चाहते हैं, शी हैज अ न्यू गैजेट, उसके पास एक नया गैजेट है, इसके बजाय लिजा लव्स हर न्यू आईपैड, ठीक है। ये जो दूसरा सेंटेंस है, आप मुझे बताएं क्या ये बहुत वाजे, बहुत स्पेसिफिक नहीं है, यानी शी की जगह हम बता रहे हैं कि लिजा है, लव्स हर और गैजेट के लिए हम बता रहे हैं कि उसके पास नया आईपैड, ठीक है। अच्छा, दैट स्काई स्क्रैपर इज टॉल, वो जो स्काई स्क्रैपर है वो बहुत ही ऊंचा है। कौन सा? जिसके बजाय जब आप करते हैं द बुर्ज खलीफा इन दुबई इज 2723 फीट टॉल, तो अब आपने दैट स्काई स्क्रैपर की जगह उसका नाम लिख दिया है और टॉल की जगह उसकी एग्जैक्ट हाइट लिख दी है। ये जो दूसरे वाला तरीका होता है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं, ये ज़्यादा क्लियर होता है, ज़्यादा विविड होता है और इसे का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है जी। अच्छा, एम्फसाइज जो करने का दूसरा तरीका एक ये है कि आप लेबल द मेन आइडियाज़ को लेबल करें। मसलन आप अनलेबल्ड वाला सेंटेंस पढ़ें, एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ लीजिंग अ साइट बट आल्सो हायर अ कंसल्टेंट। इसमें कह रहा है कि आप जो है कोई साइट लीज पर लेने की पॉसिबिलिटी करें और कोई कंसल्टेंट भी हायर कर लें, ठीक है। अब इसके बरक्स दूसरा पढ़ें, एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ लीजिंग अ साइट बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हायर अ कंसल्टेंट, ठीक है। अब यानी आप बता रहे हैं, जब आपने इससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि ये जो दूसरी वाली बात है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब पिछला सेंटेंस पढ़ें, मिसाल के तौर पर आपका मकसद ये था कि आप दूसरी चीज पर ज्यादा जोर देना चाहते थे, और अगर आपने ये पहले वाला सेंटेंस ये वाला लिखा हुआ हो तो इससे वो जोर उस चीज पर नजर नहीं आ रहा। तो जिस चीज पर आपने जोर देना है उसको आपने इस तरह से लेबल करना है, यानी किसी न किसी वर्ड के जरिए से उसको वाजे करना है कि इस चीज पर हम फोकस कर रहे हैं। ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया जो है उसको फर्स्ट या लास्ट में सिंपल सेंटेंस के लिखें तो उससे भी उसमें एम्फेसिस पैदा हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये देखें, अनएम्फेटिक जो है वो लिखा हुआ है, लेबर लॉयर्स से दैट कंपनीज शुड रिव्यू देयर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स बिकॉज मोस्ट ऑफ्टन दे आर इलीगल इफ इंटर्न्स आर नॉट बीइंग पेड फॉर देयर वर्क। अच्छा, ये एक अजीब सा ना मतलब ढीला डाला सा सेंटेंस नजर आ रहा है। इसके बरक्स आप देखते हैं, मोस्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम्स आर इलीगल इफ इंटर्न्स आर नॉट पेड। ये ज्यादा शॉर्ट है, क्रिस्प है। अब नॉट पेड आखिर में आ गया है और मोस्ट इंटर्नशिप शुरू में आ गया है, तो फौरन ही बात चल रही है कि ज्यादातर जो लोग जो हैं जो इंटर्नशिप्स हैं वो अनपेड होने की वजह से इलीगल हैं। अब ये जोर पैदा हो गया है कि ये इलीगल हैं और जो अनपेड होती हैं, और जो फिर शुरू में इंटर्नशिप्स की बात हो गई। तो इन सब चीज़ों पर क्या हो गया जी, अगर आप इंटर्नशिप को वाजे करना चाहते थे या अनपेड होने को वाजे करना चाहते थे या इलीगल होने को वाजे करना चाहते थे, तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा उन पर जोर पैदा हो गया है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप सूरत हाल के मुताबिक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइसेस को भी यूज करते हैं। एक्टिव वॉइस किस तरह से होता है? मिसाल के तौर पर वी लॉस्ट मनी, ये बिल्कुल वाजे क्लियर है कि हमने पैसे जाया कर दिए हैं। ठीक है। जबकि जो पैसिव वॉइस होता है वो थोड़ा सा डी एम्फसाइज करने के लिए, यानी जैसे कि आपको मालूम है, हमने पढ़ते हुए भी कहा था कि उसमें जो सब्जेक्ट होता है, जो काम करने वाला होता है, उस पर जोर नहीं रहता बल्कि काम पर जोर पैदा हो जाता है, फोकस पैदा हो जाता है। ठीक है। वी लास्ट मनी का मतलब है हमने पैसे जाया किए हैं। अब इसी को पैसिव वॉइस में करें, मनी वॉज लॉस्ट बाय अस। ठीक है। तो अब यहाँ पे मनी पे ज्यादा जोर है कि जी पैसे जाया हो गए। अब जो किसने जाया किए वो उस बात पर थोड़ा सा एम्फेसिस कम हो गया है। ठीक है। तो अगर हम सिर्फ इसमें से पैसिव वॉइस में बयान करें तो इसमें से हम जाया करने वाले को बिल्कुल उड़ा ही सकते हैं। मिसाल के तो मनी वॉज लॉस्ट, बस पैसे जाया हो गए। ठीक है। इसमें इस चीज पर जोर है कि पैसे जाया हो गए, जाया करने वाले पर जोर नहीं है। तो जहां कहीं आपने कोई चीज बहुत क्लियर बयान करनी है उसे एक्टिव वॉइस में करते हैं, और जहां पे थोड़ा सा जो करने वाला है उसको डी एम्फेसाइज करना है या ज्यादा टेक्टफुली बात करनी है, ज्यादा डिप्लोमेटिकली बात करनी है, तो फिर आप पैसिव वॉइस यूज करते हैं। इसकी कुछ और मिसालें देखें। अ कस्टमर सर्विस ब्लॉग वाज स्टार्टेड लास्ट ईयर, ये पैसिव वॉइस है। ठीक है। ये लेस क्लियर है कि जी किसने शुरू किया था, कैसे हुआ था। अब ये देखें, रोजेरियो स्टार्टेड अ कस्टमर सर्विस ब्लॉग लास्ट ईयर। अब यहाँ पे पता चल रहा है ये ज्यादा स्पेसिफिक, ज्यादा वाजे है कि किसने शुरू किया था ब्लॉग। द इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव। अब ये है कि जी तवक्को की जाती है कि तवक्को की जाती है कि इकानमी इम्प्रूव हो जाएगी। कौन तवक्को कर रहा है भाई? लोग कर रहे हैं या हुकूमत कर रही है या कोई और किसी इदारे ने कहा है? तो जो दूसरा वाला ये आपका है इसमें वाजे हो गया। आप देखें कि द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स द इकानमी टू इम्प्रूव। जो हुकूमत है वो ये तवक्को कर रही है कि इकानमी बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल वाज़े तौर पर पता चलेगा कौन ये तवक्को कर रहा है। परफॉर्मेंस रिव्यूज वर कंप्लीटेड, और इसके अगला देखें, द मैनेजर कंप्लीटेड परफॉर्मेंस रिव्यूज। परफॉर्मेंस रिव्यूज कंप्लीट हो गए, किसने किए? कोई पता नहीं। द मैनेजर कंप्लीटेड परफॉर्मेंस रिव्यूज
मैनेजर ने परफॉर्मेंस रिव्यूज कंप्लीट किए, ये बात यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा वाजे और क्लियर है। ठीक है जी। उसके बाद है, जब आपने कोई ज़्यादा बात टैक्टफुली करनी हो तो उस वक्त आप पैसिव वॉइस यूज़ करें। मसलन यहाँ पे देखें, अगर आपने वी कैनॉट ग्रांट यू क्रेडिट, वी कैनॉट ग्रांट यू क्रेडिट, हम आपको कर्जा नहीं दे सकते, ये बिल्कुल मतलब सीधा सीधा जवाब है और ये थोड़ा सा टर्स लगता है, तुर्श सा है, सख्त सा है। लेकिन जब आपने किसी को ना भी करनी हो लेकिन आप इतनी डायरेक्टली नहीं कहना चाहते तो आप यूं कह देते हैं क्रेडिट के नॉट बी ग्रांटेड, आप यू का भी जिक्र आपने निकाल दिया। ये बात थोड़ी सी ज़्यादा टेक्टफुल हो गई यानी, और ज़्यादा जो है पोलाइट हो गई। अच्छा, द हॉस्पिटल के नॉट एडमिट पेशेंट्स विदाउट इंश्योरेंस, अगर ये कहते हैं कि जी जिनकी इंश्योरेंस नहीं है उनको अस्पताल एडमिट ही नहीं कर सकता, तो अब इसका पेशेंट्स विदाउट इंश्योरेंस के नॉट बी एडमिटेड, वही वाली बात है लेकिन थोड़ी उससे जो है वो ज़्यादा टेक्टफुल हो गई। और सीईओ मिस्ड हिज एस्टिमेट ऑन दिस क्वार्टर्स प्रॉफिट, कि हमारे सीईओ ने जो एस्टिमेट लगाए थे इस क्वार्टर में कितने प्रॉफिट होंगे तो वो गलत साबित हुए। क्वार्टरली प्रॉफिट्स मिस्ड देयर एस्टिमेट्स। अब इसके बजाय अगर ये कहा जाए कि जो बात जो अंदाजे लगाए गए थे कि इतना प्रॉफिट होगा तो वो ठीक नहीं साबित हुए, तो अब इसमें से सीईओ का जिक्र भी निकल गया, तो इस तरह से उस पर सीधा ब्लेम आ रहा था, इस तरह से ज़रा कम आ रहा है। ठीक है। अच्छा जी, तो आपने जहाँ पे बहुत वाजे क्लियर कोई बात करनी हो तो आप एक्टिव वॉइस यूज़ कर देंगे मोस्टली, और जहाँ पे आपने ज़्यादा टेक्टफुली बात को नरम करके करना हो तो आप पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है जी पैरालेलिज्म। पैरालेलिज्म जो है वो आपको यूज़ करना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी ज़रा आपने गौर से देखना है। ये पहला सेंटेंस पढ़ें, वी फोकस ऑन मनी, अर्निंग इट, इन्वेस्टिंग इट एंड हाउ टू स्पेंड इट। ठीक है। दूसरा देखें, वी फोकस ऑन मनी, अर्निंग इट, इन्वेस्टिंग इट एंड स्पेंडिंग इट। इसमें देखें अर्निंग इट, इन्वेस्टिंग इट, स्पेंडिंग इट, अगर ये मतलब अर्निंग, इन्वेस्टिंग इट, स्पेंडिंग इट, तो तीनों चीज़ें एक ही फॉर्मेट फॉलो कर रही हैं। ठीक है। दूसरा देखें, इस पहले वाले को देखें, अर्निंग इट, इन्वेस्टिंग इट एंड हाउ टू स्पेंड इट, यानी यहाँ पे स्पेंडिंग के बजाय स्पेंड आ गया है, तो जो वर्ब की फॉर्म है वही बदल गई। तो पैरालेलिज्म ये होता है कि एक जैसी चीज़ें अगर आप उनकी बात करें तो वो एक जैसे फॉर्मेट में लिखें। ठीक है। ये दूसरे वाला जो है, वी फोकस ऑन मनी, अर्निंग इट, इन्वेस्टिंग इट एंड स्पेंडिंग इट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जबकि इसमें कोई ना कोई बंदा कंफ्यूज हो सकता है कि हाउ टू स्पेंड इट, ये ज़्यादा वाजे नहीं है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आप दूसरी मिसाल देखें, एप्लीकेंट्स आर इंटरेस्टेड इन वर्क इन्वायरमेंट एंड हाउ दे एडवांस देयर करियर्स। यहाँ पे देखें, एप्लीकेंट्स आर इंटरेस्टेड इन वर्क इन्वायरमेंट, यानी आपने एक नाउन का जिक्र किया था, एंड करियर एडवांसमेंट, यानी हाउ दे कैन एडवांस देयर के बजाय जिस तरह से इन वर्क इन्वायरमेंट जैसे नाउन था, तो ये हाउ दे कैन एडवांस देयर करियर का भी आपने एक नाउन लिख लिया, एंड करियर एडवांसमेंट। ठीक है। उससे अगला देखें, आर पीनट बटर स्प्रेड is all natural, contains no hydrogenated oil and there is no need to stir। अच्छा, अब दूसरा फिक्रा देखें, our peanut butter spread is all natural, contains no hydrogenated oil and requires no stirring। यानी अब यहाँ पे भी क्या था कि जो पीछे फॉर्मेट फॉलो हो रहा था दो, उनमें तीसरे में भी वही लगाया गया। तो इस तरह से पैरेललिज्म जो यूज़ करते हैं आप, इसको पैरेललिज्म कहते हैं, ये आपको यूज़ करना चाहिए
इससे बात बिल्कुल वाज़ेह रहती है और किसी किस्म का कन्फ्यूजन पैदा नहीं होता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जब आप लिखने बैठते हैं तो आप सेंटेंसेस के हवाले से आपको ख्याल रखना चाहिए। पैराग्राफ्स का जो मामला है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका एक रिकैप ले लेते हैं कि इससे पहले हमने कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के लिए कोई मैसेज जब हमने लिखना हो तो उसकी प्लानिंग से मुताल्लिक देखा था। आज की वीडियो में हमने किया है कि जब आप प्लान कर चुकते हैं तो उसके बाद आपको एक्चुअली उसको लिखना कैसे है। तो हमने कहा कि लिखने से पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकती है, डिपेंड करेगा कि आप क्या सिचुएशन है और वहाँ कौन सी रिसर्च करनी है आपने, इनफॉर्मल या फॉर्मल। कोई सिचुएशंस ऐसी होंगी जिसमें दोनों तरह की भी रिक्वायर्ड होगी। ओके। और उसके बाद हमने कहा कि जो आपके रिसर्च के नतीजे में जो आइडियाज़ आएंगे उनको आपने ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उसकी पहले आउटलाइन बनानी है। और हमने कहा कि आउटलाइन बनाने और ऑर्गेनाइज करने का फ़ायदा ये होता है कि फिर आपका मैसेज जो है वो ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, ज़्यादा क्लियर हो जाता है। उसके बाद हमने कुछ देखा कि सेंटेंसेस लिखते हुए कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए, और जब हमने किस तरह की बात करनी हो तो किस तरह के सेंटेंसेस इस्तेमाल करने चाहिए। तो ये आप वीडियो देख लेंगे। अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे जो पैराग्राफ्स हैं उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए।